हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। और इस टॉपिक के साथ आज हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक चीज हमें पता है, जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट किसके? फर्टिलाइजेशन के। सो सीड्स को प्रोडक्ट कहा गया है फर्टिलाइजेशन का, जो हम पहले काफी सारे वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो उसमें कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जैसे आपका एस्ट्रेसिया और ग्रासेस। तो एस्ट्रेसिया और ग्रासेस में हमें कुछ ऐसी स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिलती है, जिसमें सीड्स का प्रोडक्शन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। सीड्स का प्रोडक्शन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। तो दैट मीन्स कुछ स्पीसीज हैं फ्लावरिंग प्लांट की, जैसे एस्ट्रेसिया और ग्रासेस, उसमें जो सीड का प्रोडक्शन हो रहा है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। और जब सीड का प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। आगे आप देखेंगे, जहां पे ये टॉपिक दिया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। और क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? यानी कि फ्रूट के प्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट का प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पी। ओके, सो पार्थिनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसमें फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। एनसीईआरटी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन दी हुई है, और वो लाइन है, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहा कि जो एपोमिक्सिस है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है, लेकिन वो मिमिक्स का मतलब होता है नकल करना, लेकिन वो नकल कर रही है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इससे आप क्या समझे? एपोमिक्सिस अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक फॉर्म है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कैसे कर रही है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो आपके सीड्स होते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या फर्टिलाइजेशन के। लेकिन जब हम एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी आपका सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। यानी कि दोनों ही केसेस में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? सीड्स मिले। और जब हम एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं तो उसमें भी लास्ट में हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सीड्स मिल रहे हैं। इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए भी कॉपी कर रहा है या नकल कर रहा है या मिमिक कर रहा है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी में। आगे कहा है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। यानी कि काफी ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा डेवलपमेंट होता है एपोमिक्टिक सीड्स का। यानी कि एपोमिक्सिस के बाद या एपोमिक्सिस की प्रोसेस के थ्रू हमें जो भी सीड्स मिलते हैं उसे हम एपोमिक्टिक सीड्स कहते हैं। नेक्स्ट जो लाइन दी हुई है हमारी एनसीईआरटी में, वो दे रखिए, इन सम स्पीसीज द डाइप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कि हमें कुछ स्पीसीज में डाइप्लॉइड एग सेल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? डाइप्लॉइड एग सेल जो फॉर्म हुए हैं बिना रिडक्शन डिवीजन के। और ये डाइप्लॉइड एग सेल आगे जाके डेवलप हो जाते हैं आपके एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के। आपको पता है, जब हम डाइप्लॉइड कंडीशन की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है, जो आपके मदर सेल होंगे वो डाइप्लॉइड होंगे, और उनमें जब रिडक्शन डिवीजन हमको देखने को मिलेगा तो उसके रिडक्शन डिवीजन होने के बाद जो सेल मिलेगा वो हमें हैप्लॉइड मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ? आपका रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं। रिडक्शन डिवीजन यानी आपका मियोसिस नहीं हुई।
माइटोसिस ही फॉलो हुई और माइटोसिस के थ्रू आपको डाइप्लॉइड एक्स सेल मिला और ये डाइप्लॉइड एक्स सेल आगे जाके डेवलप हो गया एम्ब्रियो में, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। ओके, सो 2n से आपका 2n ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2n से 2n यानी क्या हो गया आपका, ये आपका इक्वेशनल डिवीजन हो गया, आपकी माइटोसिस हो गई। सो डाइप्लॉइड एक्स सेल मिल गए, आगे जाके डेवलप हो जाएंगे आपके एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के। ये लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में और बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से कि एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है। ये जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, जब फ्यूजन ऑफ गैमीट यानी मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने के बाद आपका जाइगोट, देन आपका एम्ब्रियो फॉर्म होगा। लेकिन यहां पे फ्यूजन तो हो ही नहीं रहा है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, और बिना फर्टिलाइजेशन की आपकी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ओके, और आपके जो मदर सेल थे उससे हमें डाइप्लॉइड एक्सेल मिल गया, और ये डाइप्लॉइड एक्सेल ही सीधा डेवलप हो गया आपका किसमें, एम्ब्रियो में। तो फर्टिलाइजेशन वाली कोई कंडीशन देखने को ही नहीं मिली हमें इसमें। कुछ वेराइटीज की बात करें, जैसे कि आपका सिट्रस हो गया और मैंगो। तो सिट्रस और मैंगो की कुछ अगर वेराइटीज की बात करें तो उसमें जो न्यूक्लियर सेल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं जो आपके एम्ब्रियो सैक को घेरे रहते हैं, उनमें डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद वो एम्ब्रियो सैक की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसमें एंट्री मार जाते हैं और आगे जाके डेवलप हो जाते हैं आपके एम्ब्रियोज में। यानी कि अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं मैं, आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे ऐसा हमारा डायग्राम दिया हुआ है, ओव्यूल का देखेंगे आप, और बीच में ये दिखाया हुआ है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो हमने कहा एम्ब्रियो सैक जो है उसको घेरे रहते हैं कुछ क्या, न्यूक्लियर सेल्स। ये जो है आपके न्यूक्लियर सेल्स है, उसने इसको घेरा हुआ है एम्ब्रियो सैक को। तो ये जो न्यूक्लियर सेल हैं, इनमें हमें देखने को मिलता है डिवीजन। ये डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के एंट्री मार जाते हैं आपके एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में एंट्री मारने के बाद ये इनका डेवलपमेंट हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं आगे जाके। डिवीजन हो गया, डिवीजन होने के बाद कहां एंट्री मार दी, एम्ब्रियो सैक में, और ये डेवलप हो गया किसमें, एम्ब्रियोज में। और ऐसी कंडीशन जब हमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिले सीड में, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसमें क्या हुआ, हमने कहा कुछ सिट्रस और मैंगो वेराइटीज की अगर हम बात करें तो उसमें जो न्यूक्लियर सेल्स थे, न्यूक्लियर सेल्स थे जो कहां प्रेजेंट थे, एम्ब्रियो सैक के बाहर। एम्ब्रियो सैक है उसके जो ये बाहर वाला पोर्शन है यहां प्रेजेंट थे। ये डिवाइड करना स्टार्ट किया इन्होंने, डिवाइड करने के बाद इन्होंने एंट्री मार दी एम्ब्रियो सैक के अंदर, और एंट्री मारने के बाद ये डेवलप हो गया किसमें, एम्ब्रियो में। और इन स्पीसीज में हमें जो ओव्यूल्स होते हैं उसमें काफी सारे एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। इसी कारण हमें इन स्पीसीज में काफी सारे एम्ब्रियोस देखने को मिलते हैं। और जब काफी सारे एम्ब्रियोस, हमें एक से ज्यादा जब एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे या काफी सारे एम्ब्रियो जब देखने को मिलेंगे सीड में, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। एक से ज्यादा एम्ब्रियो जब सीड में देखने को मिले तो उस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहा गया। तो आप समझ गए होंगे कि यार पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन ये आई कैसे। हाइब्रिड वेराइटीज की बात कर लेते हैं। प्लांट में जब हम हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड वेराइटीज की बात करते हैं तो हम यानी उस क्रॉस की बात कर रहे हैं जब हम दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट मतलब प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, उसके बाद जो हमें प्लांट मिलेगा तो वो हमारा हाइब्रिड कहलाएगा। तो ऐसी काफी सारी हाइब्रिड वेराइटीज की क्रॉप्स का कह लीजिए या वेजिटेबल का कह लीजिए, काफी सारा प्रोडक्शन होता है हमारे देश में, कल्टीवेशन होता है हमारे देश में। अब बात करें कि जब हम हाइब्रिड का कल्टीवेशन करते हैं तो उससे हमें एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी में हमें अपनी प्रोडक्टिविटी में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है।
इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो हमें प्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं हर साल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हाइब्रिड वैरायटीज के जो सीड्स हैं उसको हर साल हमें प्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो भैया ऐसा क्या कारण है, हमें हर साल ऐसा क्यों करवाना पड़ रहा है? तो एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, अगर आप देखें कि इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर शोन द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने कहा कि जो हमें सीड्स मिले कहां से, उन हाइब्रिड से, उन हाइब्रिड वैरायटी वाले प्लांट से जो सीड मिले, अगर मैं उसको लगाता हूं, उसको बोता हूं, तो जो प्रोजेनी मिलेगी ना, उस प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स हैं, जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स है, वो मेंटेन नहीं रह पाते हैं और वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। अगर सेम कैरेक्टर जनरेशन बाय जनरेशन अगर मेंटेन रहे तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन यहां पे ये हो रहा है कि हम जब हाइब्रिड वैरायटी वाले जो सीड हैं उनको हम जब बो रहे हैं तो प्रोजेनी में कैरेक्टर मेंटेन नहीं रह पा रहे हैं, और जब कैरेक्टर मेंटेन नहीं रह पाएंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचेंगे कैसे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें हाइब्रिड वैरायटीज में देखने को मिलती है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया है कि अगर हम जो हमें हाइब्रिड्स मिले हैं या हाइब्रिड से जो हमें सीड्स मिले हैं उनको अगर हम बो दें, तो बोने के बाद क्या हो रहा था, जो प्रोजेनी हमें मिल रही थी उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन करना लंबे समय तक बड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से हमें साल दर साल या हर साल इन हाइब्रिड्स का प्रोडक्शन करवाना पड़ रहा था। तो भैया एक तो ये पॉइंट हमारे समझ में आया। नेक्स्ट अगर बात करें, एनसीईआरटी में कहा है कि जो प्रोडक्शन है हाइब्रिड सीड्स का वो काफी क्या होता है, कॉस्टली होता है। और जब प्रोडक्शन ही कॉस्टली होगा तो क्या होगा भैया, फार्मर्स को ये हाइब्रिड सीड काफी एक्सपेंसिव पड़ेंगे। जब आपका प्रोडक्शन ही कॉस्टली है तो फार्मर्स को जब हाइब्रिड सीड मिलेंगे, वो बेचारा खरीदने जाएगा तो उसको भी महंगा पड़ेगा, फार्मर को भी महंगे पड़ेंगे। तो भैया क्या किया जाए कि फार्मर पे इस तरह का बोझ ना पड़े और जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट ना हो प्रोजेनी में। ओके, सो उसके लिए एनसीईआरटी में लाइन दी है, इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर हम इन हाइब्रिड्स को एपोमिक्स बना दें तो क्या होगा, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। अगर हम इन हाइब्रिड्स को एपोमिक्स बना देते हैं तो एक तो सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर का आपकी हाइब्रिड प्रोजेनी में, पहला फायदा तो हमें ही हो गया। एपोमिक्स क्या है, हम या तो ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं, ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो रहे हैं, या ऐसे सीड्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कर दें। और नेक्स्ट जो लाइन हमारी एनसीईआरटी में दी है, क्या फायदा हमें मिलेगा, देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर, एंड he does not have to buy hybrid seeds every year। तो फार्मर का फायदा हो गया, अगर वो इन हाइब्रिड सीड्स को यूज करता है तो वो साल दर साल नई फसल उगा पाएगा। और क्या फायदा होगा उसको, हर साल कि अब ये साल खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर आया कि अब उसको नेक्स्ट ईयर की चिंता होने लगी कि यार मुझे अब दोबारा से हाइब्रिड सीड खरीदने, तो ये वाली टेंशन उसकी हट जाएगी कि उसे हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ेंगे जो उसके बजट में भी नहीं है। तो ये फायदा है अगर हम इन हाइब्रिड सीड को एपोमिक्स में चेंज कर दें या इनको एपोमिक्स बना दें। लास्ट पैराग्राफ भी देख लेते हैं इस चैप्टर का जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्या दे रखा है, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सेस in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixes and to transfer apomictic genes into hybrid varieties। तो कहा कि जो ये apomixes है इसकी इंपॉर्टेंस
जो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में है, इसको देखते हुए काफी सारी रिसर्च, एक्टिव रिसर्च हमें देखने को मिल रही है लेबोरेटरीज में अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में काफी सारी रिसर्च चल रही है इस एपोमिक्सिस को दिमाग में लेके, और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस है क्या आखिर, और ट्रांसफर कैसे करें इस एपोमिक्टिक जीन को हाइब्रिड वैरायटीज में, ताकि क्रॉप में हमें और अच्छा सुधार मिले, जो नई नई हमें वैरायटीज मिले और अच्छी मिले। तो इसके लिए काफी सारा रिसर्च वर्क चल रहा है लेबोरेटरीज में, ताकि इस पूरे एपोमिक्सिस के कंसेप्ट को समझा जाए, साथ ही साथ इस एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स क्या है उसको समझा जाए, और साथ ही साथ ये जो एपोमिक्टिक जीन्स है इसको हम कैसे इजी वे में ट्रांसफर करा पाए हाइब्रिड वैरायटीज में। ओके, तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं आपको मैं ये टॉपिक और ये चैप्टर समझाने में सफल हुआ हूंगा। सो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।